नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। इसकी क्लास है दूसरी। इससे पहले क्लास एक हो चुकी है जहां पर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। संविधान कैसा होता है, ठीक है, संविधान के कितने प्रकार, ये सब मैंने बता दिया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, संवैधानिक इतिहास देख रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। जितने भी एक्ट बने हैं संवैधानिक इतिहास में वो सारे पढ़ेंगे हम लोग। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने साथियों को भी इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये तो सन नहीं पड़ा है, 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। देखिए जितने भी रूल्स बना रहे हैं वो ब्रिटिश संसद बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उसके लिए रूल्स बना रही है ब्रिटिश संसद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया है। और राजा जॉर्ज तृतीय था उस समय ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। देखिए लॉर्ड जो है, लॉर्ड कोई नाम नहीं था, लॉर्ड इनके आगे लगाते थे उस समय। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो लॉर्ड को ना लगाओ। ठीक है, तो ये क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर था। प्रमुख प्रावधान क्या हुए, ये क्वेश्चन देखिए आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में। तो देखिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये पोस्ट बदल गई थी। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स। क्या बना था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नोट देखो, क्योंकि पहला और अंतिम में कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैंने इसको अलग से नोट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स लगाएंगे आप। भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। फिर देखिए अभी मैं बताऊंगा कि बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं तो भूभाग बढ़ जाता है, तो पूरा भारत पे इनका कब्जा हो जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन है? वो है लॉर्ड विलियम बेटिंग। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला अंतिम वायसराय, ठीक है, पहला और अंतिम वायसराय कौन है? भारत का स्वतंत्र भारत का पहला कौन सा? इसमें यह कहा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था। और आपका कह सकते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत में। ठीक है, और देखिए स्वतंत्र भारत का अगर अंतिम वायसराय बात करते हैं तो ये राजगोपालाचारी। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, फिर से समझो उसको क्या है। देखिए भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय की बात करते हैं तो आता है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अगर स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का अगर वायसराय पूछा जाए, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो आपको माउंटबेटन लगाना है। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय कौन था, तो ये था राजगोपालाचारी। और अंतिम वायसराय भी कौन था? राजगोपालाचारी। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 सदस्यों वाली एक परिषद बना दी गई थी। इसकी संख्या घटेगी बढ़ेगी। अभी क्या है, 4 सदस्यों की एक संख्या बना दी गई है। ठीक है, 4 सदस्यों की संख्या बना दी गई है। और कंपनी को जो है 20 वर्षों के लिए एक अधिकार दे दिया गया है। कंपनी की जो है 20, जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उसको 20 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको पता रखनी चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या था कि उस समय कोई न्यायालय नहीं था, ये पहला न्यायालय आप कह सकते हैं। आप समझ लो कि कोई मुकदमा वगैरह होने से अगर सजा दे दी गई तो सजा दे दी गई, उसको सुनवाई करने का कोई मौका नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक सुप्रीम कोर्ट की, इसको सुप्रीम कोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि तब पहली सुप्रीम कोर्ट थी, इसलिए इसको मतलब पहली कोर्ट थी इसलिए इसको सुप्रीम बोलते हैं। तो इसके जो प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे इसके प्रधान न्यायाधीश थे। और साथ में कौन था? चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये चारों आपको नाम याद रखने हैं। तो प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। ठीक है, देखो इनके साथ एक बात हुई थी कि जो ये थे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये जो वारेन हेस्टिंग्स थे आप देख रहे हो, इनकी मित्रता बहुत गहरी थी लॉर्ड एम्पे के साथ। ठीक है, लॉर्ड एम्पे के साथ। तो घसीटी बेगम के साथ कुछ विवाद हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे भाई ये एलिजा एम्पे, कहा कि यार इनको फांसी दो। तो ये गहरे मित्र थे तो इन्होंने फांसी, मतलब इतनी पावर थी इनके पास कि फांसी दिला सकते थे किसी को। तो वारेन हेस्टिंग्स ने इनसे सिफारिश करके घसीटी बेगम को फांसी दिलवा दी थी। तो ये बात जब ब्रिटिश संसद को पता लगी तो इनको बुलाया गया वहाँ लंदन में और इन पर महाभियोग चलाया गया। ठीक है, महाभियोग चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि उपहार, रिश्वत, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया और भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण ये
इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इससे आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर एक और है बंगाल जुडिकेचर अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये खाली ये देखो एक गलत हो गया है, सन 1781 है, बस खाली एक क्रम में है इसलिए मैंने बता दिया, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें राजा कौन थे? जॉर्ज तृतीय राजा थे और प्रधानमंत्री कौन था? पीट्स द यंगर। ठीक है, अब आप ऐसे मान सकते हो कि पीट्स इंडिया एक्ट की जो नींव रखी गई थी वो इनके आधार पर रखी गई थी, इसीलिए इसका नाम पीट्स रखा गया था, क्योंकि पीट्स जो है प्रधानमंत्री थे उस समय। इसका कारण क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी भाई, रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी, इसलिए इसका ये पीट्स इंडिया एक्ट आया था। अब जब कोई भी दूसरा एक्ट आएगा तो इसका मतलब पिछले वाला जो एक्ट था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बदलाव हुआ था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसमें द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन दो भागों में बांट दिया गया था। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामले देखेंगे। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में होते हैं? एक बिजनेस में होते हैं, एक कंपनी में होते हैं। और राजनीतिक मामले कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जो नियुक्ति है, इनके 6 सदस्यों की नियुक्ति कहाँ से होगी? ब्रिटिश संसद द्वारा होगी। और ये लोग क्या करेंगे? ये ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें प्रावधान क्या रखे गए थे? इसके विशेष प्रावधान क्या थे कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो अभी जो 4 थी उसको 3 कर दी गई है। क्या कर दी गई? 3 कर दी गई है। और गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई है। वीटो मतलब अभी बताऊंगा, एक पावर होती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर वीटो को बताऊंगा। और कलकत्ता को कंपनी की अभी राजधानी नहीं बनाई गई थी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब कलकत्ता को राजधानी बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, और पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था पीट्स इंडिया एक्ट में, पहली बार। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 1786 का विशेष अधिनियम। 1786 का विशेष अधिनियम भी देखो, ये क्या कहता है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया। प्रधान सेनापति है ये गवर्नर जनरल। ये 1786 का जो विशेष अधिनियम था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल था जो भारत का था, बंगाल का, तो वो क्या है, उसको प्रधान सेनापति बनाया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, अभी जो बताया कि जो सदस्यों की जो संख्या हो गई थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद की सदस्य की संख्या थी वो 3 हो गई थी। तो इनकी जो निर्णय होते थे तो इनको अब निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को हो गया था। ठीक है ना। अब देखो परिषद है, परिषद मतलब बहुत ही उच्च व्यक्ति थे, अगर ये कोई सलाह देते तो उनको जो है निर्णय लेने का अधिकार जो था वो गवर्नर जनरल के पास था। अगर चाहे तो वो इसको रद्द कर सकते हैं, ये अधिकार दे दिया गया था 1786 का विशेष अधिनियम के तहत। ये जितने भी अधिनियम है ये पॉलिटी के अंतर्गत ही आते हैं और आपसे सीधे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगला पेज लेते हैं। देखो अब आता है चार्टर अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम था ये प्रथम चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है एक तरीके से अधिकार पत्र देना। ठीक है, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने प्रशासनिक और जो व्यापारिक मामले हैं उसका एकाधिकार बढ़ा दिया, उसको एक अधिकार दे दिया गया था कि किसको किसको वो बिजनेस करने देंगे, किसको किसको बिजनेस नहीं करने देंगे। ठीक है, वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो काम करते थे, जो वहाँ पर काम करते थे ब्रिटिश इंग्लैंड में, तो उनका वेतन भी भारत के राजस्व से देने की बात की गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको चाहे उसको व्यापार करने देगी, जिसको चाहे उसको व्यापार करने, जो और भी जो ब्रिटेन की जो कंपनी है उनको ये मतलब उनको अधिकार देने का जो एक ये शक्ति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, है ना। अगला देखो द्वितीय चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर जो है ये अधिकार के बारे में बात करता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को धीमे धीमे खत्म कर देंगे ये लोग। ठीक है, अब देखो द्वितीय चार्टर एक्ट आया 1813 में आया। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी और प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो व्यापारिक एक अधिकार को कमी इसलिए किया गया था क्योंकि देखिए 1813 चल रहा था, इंग्लैंड में उद्योग की एक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हो चुकी थी, अब बहुत ज़्यादा माल बन रहा था तो उन्हें बेचना था। तो ये दबाव बना रहे थे ब्रिटिश संसद पर कि भैया हमें भी भारत जाने दो, हमें भी कुछ बेचने दो, इतना हम कहाँ बेचेंगे। और भारत बहुत बड़ा एक केंद्र था, अभी भी बना हुआ है व्यापार के मामले में। तो देखिए जो भारत में जो ब्रिटिश नागरिक हैं, ठीक है, वह कंपनियों को व्यापार की अनुमति मिली।
ऐसा हुआ कि कुछ नियम बनाएंगे। कहा गया कि देखिए ठीक है भाई, ब्रिटिश संसद ने कहा कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एक एकाधिकार है, वो चीन के साथ व्यापार करेगी, आप लोग नहीं कर सकते हैं। चाय अफीम के व्यापार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, बाकी अन्य मामलों में आप चाहे तो जा सकते हैं व्यापार करने। तो क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश नागरिकों व कंपनियों की व्यापार की अनुमति मिली। ठीक है, व्यापारिक, यहाँ पर लिखा है व्यापारिक अधिकारियों में अधिकारों में कमी की गई थी। प्रशासनिक अधिकार को तो 20 साल बढ़ाया गया था। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। हुआ क्या, आप देखो, ऐसा था कि बहुत सारी कंपनी आ रही थी भारत में, और वहाँ से अगर कोई वर्कर लेके आते तो तनख्वाह ज़्यादा लेते, और ऊपर से कौन आता, समस्या हो रही थी। और भारत में पढ़े लिखे लोग कम थे, तो क्या हुआ था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खत्म किया गया, और साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शिक्षा जो है आगे बढ़ाई, क्योंकि जब शिक्षित करेंगे तभी कंपनी में काम करेंगे, बस ऐसा समझो आप। तो ब्रिटिश से इसलिए नहीं लाए क्योंकि ब्रिटिश से आने में लोग समस्या कर, क्योंकि जो क्लाइमेट था वो अलग है वहाँ का यहाँ का, और तनख्वाह ज़्यादा पड़ती, तो इसलिए क्या किया कि यहाँ पर ही शिक्षा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 1 लाख रुपये तो बहुत होता है उस समय, बहुत 1 लाख रुपये बहुत था। ठीक है, और देखो इसीलिए जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खत्म किए गए थे उस समय। भारत में ईसाई मिशनरी आगमन की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरी मतलब क्या हुआ कि ईसाई का प्रचार करने के लिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में। ये आपसे पूछ ले तो लिखा नहीं है यहाँ पे, हेडक्वार्टर बनाया गया था कोलकाता में, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग बात। ठीक है, अब देखो देखते हैं, अब देखो यहाँ पर है चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम, इसको बोलते हैं द सेंट हेलेना एक्ट। ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ कि प्रशासनिक अधिनियम को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, और व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी मतलब जो है अब समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। अब कोई भी कंपनी आ सकती थी, कुछ भी व्यापार कर सकती थी। अब जो वो नियम लागू था चाय वाला और चीन के साथ व्यापार वाला, वो भी खत्म कर दिया गया था। बंगाल, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हुआ क्या कि देखिए जब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, बहुत सारी कंपनीज भारत में आ चुकी थी। ठीक है, और भूभाग बढ़ चुका था, तो अब बंगाल की जगह जगह क्या होने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए, विलियम बेटिंग को बनाया गया, विलियम बेटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत आया था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत आया था, या और इसका नाम क्या है, और भी इसका नाम क्या है, द सेंट हेलेना। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या फिर से 4 कर दी गई, फिर से 4 कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो संख्या थी फिर से भाई 4 कर दी गई। ठीक है, और संपूर्ण भारत के लिए एक बजट लाया गया। तो संपूर्ण भारत के लिए एक बजट किस एक्ट के तहत लाया गया था, तो मैंने बताया, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अतः भारत का वास्तविक केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, सरकारी सेवाओं के चयन हेतु खुली हुई प्रतियोगिता होने लगी। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, ये जो सरकारी सेवाओं के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता होने लगी, और इसके लिए एक लंदन में कॉलेज भी खोला गया था। ठीक है, लंदन में कॉलेज खोला गया था, हैली बुर्ज कॉलेज, हैली बुर्ज के या हैली बर्ग कॉलेज खोला गया था लंदन में। ये जो इसके लिए क्या हुआ था कि सरकारी जो है सेवाओं के चयन हेतु एक जो है परीक्षा का आयोजन होने लगा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं, जो गवर्नर जनरल था इसकी परिषद की संख्या 4 कर दी गई थी, लेकिन जो चौथा सदस्य था वो अस्थायी रूप से था, वो होता था विधि अधिकारी। तो पहला विधि अधिकारी कौन था, लॉर्ड मैकाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सरकारी सेवाओं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता होने लगी, और भैया ये होती थी लंदन में। लंदन में कॉलेज खोला गया था, द बुर्ग कॉलेज। ठीक है, द हैली बुर्ग कॉलेज खोला गया था। और भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में, जबकि 1829 में सती प्रथा का अंत हो चुका था। भारत को पहली बार आधिकारिक तौर पर बड़े उपनिवेश कहा गया, और पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार भारत सरकार का प्रयोग कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया, और 1837 के बाद फारसी के स्थान पर इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बनाया गया। अब देखो 1837 के बाद यहाँ पर इंग्लिश को आधिकारिक भाषा कब बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये बनाया गया था 1837 के बाद। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, और ये आप लोग कर ले जाएंगे। इससे सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार गवर्नर जनरल परिषद। ठीक है, और इस परिषद को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, जो परिषद थी इसको 2 भागों में बांटा गया था। अब इसमें भाग देखो कौन कौन से, इसको बता दूं मैं आपको।
देखो, गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद का गठन किया गया, इसको दो भागों में बांटा गया। अब यहाँ पर यह था कि जो विधान परिषद थी वो कानून बनाने का काम करती थी और कानून लागू करने का काम किसका पास था, ये गवर्नर जनरल के पास था। तो पहली बार विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट में, ये देखो लिखा है 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, फिर देखो ICS यानी ICS जो है इसकी लिखित परीक्षा हेतु का आयोजन किया गया और पेट्रोनेज यानी एक तरीके से कहे तो नेपोटिज्म को खत्म किया गया। ठीक है, और यह परीक्षा जो है लॉर्ड मैकाले समिति की सिफारिश पर 1854 में कराई गई थी। हुआ क्या था, देखो मैं बता दूं आपको, बात ये थी कि देखो ICS का पद पहले भी था, लेकिन क्या था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो क्या करते थे, अपने जान पहचान वालों को ही इसमें बिठा दिया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि पहली बार जो है, जो इस अधिनियम में क्या बताया गया, 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें बताया गया कि ICS के लिए आप लिखित परीक्षा कराइए। और ये परीक्षा कहाँ होती थी जानते हो, ये देखो 1853 से 1922 तक ये परीक्षा जो है लंदन में होती थी, उसके बाद इलाहाबाद से होना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये ICS का पद पहले भी था, लेकिन तब लोग जान पहचान वाले यानी नेपोटिज्म को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो नेपोटिज्म को यहाँ पर खत्म भी किया गया था और ये लॉर्ड मैकाले की समिति पर हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया। अब देखो बहुत ज़्यादा भूभाग बढ़ चुका था, अब यहाँ पर प्रांत बनाने का काम होने लगा था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इनको प्रांत बनाने का अधिकार मिला था और जिसमें जो है पंजाब, सिंध, असम, बर्मा, मध्य प्रांत का निर्माण किया गया। तो ये आपका पूरा होता है चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद अभी और है तो उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो छोटी छोटी क्लास करेंगे। देखिए क्लास पूरी बहुत बड़ी, ये जब मैंने पढ़ाया था बोर्ड पे तो ये 3-4 क्लासेस में खत्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहली सी चीज़ लिखी हुई है तो लिखने में जो टाइम लगता है वो टाइम लग नहीं रहा है, इसलिए क्लास छोटी हो रही है और फालतू की बात बीच में होती नहीं है कोई, ना हंसी ना मजाक। ठीक है, पढ़ाई को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब कोई भी क्वालिटी को लेकर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि क्वालिटी और आवाज़ दोनों अच्छी आ रही होगी, मुझे पता है। ठीक है।